अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसे अभी भी रिपोर्ट कर रहा है और उस वक्त भी बड़ा प्रोमिनेंटली उसे रिपोर्ट किया है, और वो है तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। और ये मुआहदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद ये मुआहदा तय पाया। और जो मनाजिर रियाद से हमारे सामने आए वो तारीखी हैं इस एतबार से भी कि जिस तरीके का पाकिस्तानी वफ़द को वहाँ पर वेलकम दिया गया। अगर आप देखें, जैसे ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज़ था वो सऊदी अरब की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, तो जो सऊदी एयर फोर्स है उनके जो F-15 तैयारे हैं उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया। फिर जिस तरीके से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर उनको वेलकम किया, ये हालिया अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीख देखें तो इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। इसका जो ऑपरेटिव पैरा है उस पर भी हम आएंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जो सबसे पहले तो जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिविलियन रहनुमा हों या मिलिट्री क़यादत हो, फ्रीक्वेंटली वो सऊदी अरब ट्रैवल करते रहते हैं। एंड लेटली हमने ये देखा है कि शायद जो हमारा ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ वो उस तरह का हो गया कि जब भी हमें किसी फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत पड़ी तो हम उनके पास गए, और फिर तासुर भी ये मिलने लगा कि शायद वहाँ पर इतना हमें उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता था। लेकिन ये जो दौरा है, अगर आप ऑप्टिक्स को अगर आप देखें, सब्सटेंस पे बाद में बात करेंगे, तो वो बहुत गैर मामूली है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हम जो कई अरसे से बात कर रहे हैं कि पिछले चंद महीने में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान की जो रीजन के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोफाइल है वो कई गुना बढ़ गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तारीखी एग्रीमेंट हुआ है। द वर्ल्ड हैज़ बीन टेकन बाय सरप्राइज। किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का मुआहदा हो सकता है। ऑल्दो अगर आपको याद हो, पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा को 25 साल पहले भी ऑफर किया था, तो गालिबन उस वक्त इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। फिर जो रीजनल जो डेवलपमेंट्स हुई, फिर अगर आप देखें 2016-17 के बाद, ख़ासतौर पर 2018 के बाद जो पाकिस्तान की एक पोजीशन थी ऑन द ग्लोबल फ्रंट, वो कोई इतनी मजबूत नहीं थी जिसकी तरफ आप भी इंदिया कर रहे हैं। 2019 से 2023 का जो पीरियड था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात का, वो एक लो पीरियड समझा जाता है, जिसमें 2019 में गालिबन सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा भी किया, लेकिन उसके बाद के जो ताल्लुकात थे दोनों ममालिक के वो इतने कोई अच्छे नहीं थे। ये जैसे जो उसकी पहली इंडिकेशन इस किस्म की एग्रीमेंट किया गया जब प्राइम मिनिस्टर का जो तैयारा था वो उनकी सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, तो उसके बाद लगा कि कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है, वरना तो प्राइम मिनिस्टर तो जाते रहते हैं वहाँ पे। इसकी बिल्कुल ऑप्टिक्स बहुत ही जो है वो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए भी। इसको अगर आप इस तरीके से इसकी तशरीह करें कि दो बुनियादी तौर पर जो ब्लंडर्स हुए हैं, एक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, उसने जो पाकिस्तान पे हमले करने की जो गलती की, और फिर इसराइली वज़ीर आज़म का जो उसका ब्लंडर है, उसने कतर के ऊपर जो हमला किया। उसके बाद लगता है कि जो खित्ते की जो सारी सूरत हाल है, उसकी जो ऑप्टिक्स है, खित्ते की पॉलिटिक्स है, उसकी फॉरेन पॉलिसी है, इन दो वाक़यात के बाद बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। बिल्कुल चेंज हो गई है। और जैसे भारत को पहले नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए मगरब और अमेरिका देख रहा था, अब लग ये रहा है कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार है, कम से कम गल्फ कंट्रीज की हद तक वो पाकिस्तान रोल प्ले करेगा। और ये भी आगाज हुआ है सऊदी अरेबिया से, बिल्कुल आगाज हुआ है। और अब इसका जो जॉइंट स्टेटमेंट जो सामने आया है, उसका अगर ऑपरेटिव पैरा देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, और उसमें अंग्रेजी में है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। उसमें कहा गया है कि दिस अग्रीमेंट which reflects the shared commitment of both nations to enhance their security and to achieving security and peace in the region and the world, aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. लेकिन जो सबसे important aspect है इस दिफाई मुआहदे का, वो ये है कि the agreement states that any aggression against either country shall be considered an aggression against both। यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अगर किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई भी हमला होगा तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप तारीख देखें, हमारे जो रिलेशनशिप हैं विद फ्रेंडली कंट्रीज़, ये पहला मौका है कि हमने बाकायदा तौर पर किसी भी मुल्क के साथ इस तरीके से दिफाई मुआहदा किया है जिसमें एक्सप्लिसिटली हम ये बात कर रहे हैं। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि 70s-80s से हमारी जो कोऑपरेशन है डिफेंस, वो सऊदी अरब के साथ चलती आ रही है। एक प्रोटोकॉल भी है जिसके तहत हम जो सऊदी मिलिट्री है उनको ट्रेन भी करते हैं, फिर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं
वो सऊदी अरब में स्टेशन भी रही हैं। ईरान इराक जंग हो, कुवैत इराक जंग हो या अदरवाइज जो खित्ते की सूरत हाल हो, लेकिन ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये बाकायदा तौर पर इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है। एंड मोर सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान आमतौर पर होता यही है कि जब इस तरह के बैरूनी दौरे होते हैं, हर गवर्नमेंट करती है, हम शायद ज़्यादा करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं, जी बड़ा मार्का मार लिया, अचीव कर लिया। लेकिन अगर आप सऊदी मीडिया को देखें, उनके जितने मेन स्ट्रीम के पेपर्स देखें, उनकी इवन के जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया है और उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इसमें अगर आप निटी ग्रिटी में जाएं तो कौन लेट से कि सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, उनको किससे थ्रेट है? इसराइल से। कभी पहले थ्रेट होती थी ईरान से, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अरसे से इनका आपस में एक राइवलरी रही और शायद इसलिए अब पाकिस्तान के लिए काम आसान भी हो गया है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चाइना ने आपको पता है कि मफाहमत करवाई। फिर अभी अरब इस्लामिक समिट हुआ, उसकी साइड लाइन के ऊपर ईरान के सदर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात भी हुई। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, बहुत से लोगों ने शायद मिस भी किया हो, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहदे से एक रोज़ पहले अली लारेजानी, उनके सीनियर एडवाइज़र हैं नेशनल सिक्योरिटी के ईरान के, वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में मिले हैं। और सिफारती ज़राए यही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर सऊदी अरब ने भी उनको अश्योर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो ये दिफाई मुआहदा हो रहा है, इसका कोई भी जो मकसद है वो ईरान नहीं है। तो जो जियो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है वो बदल गई है, क्योंकि सऊदी अरब को अगर इस रीजन में अगर अभी इमीडिएट थ्रेट है तो वो इजराइल से है। तो ये बड़ी एक टेलिंग स्टेटमेंट है फ्रॉम बोथ साइड्स। शायद सऊदी अरब पब्लिकली करके ये बताना चाहता है सऊदी अरब को कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, हमारा उसके साथ दिफाई मुआहदा है और हमारे ऊपर जो हमला होगा वो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। तो इसके अंदर कई मैसेजेस इसमें एक तो ये हो गया ना, सबसे बड़ी बात है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो छतरी है उसके नीचे आ गया है और ये मामूली बात नहीं है। खित्ते के अंदर ये एक एस्पायरेशन रही है, डिज़ायर रही है कि खित्ते के कुछ ममालिक जो है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहते थे, वो टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं था। लेकिन इस तरीके से इस किस्म का जो दिफाई मुआहदा है जिसको आप अगर इक्वेट करते हैं तो नेटो का, जिस तरह उसका नेटो की उसकी जो अम्ब्रेला है, उसकी जो छतरी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, अब रशिया, वो पूरे यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, नेटो के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए वो छतरी जो है वो अवेलेबल है। ये सऊदी अरेबिया आज इस पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आया तो कल बहरीन भी आ सकता है, कुवैत भी आ सकता है। और अगर इसराइल ने सबक ना सीखा और जो गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहा और आइंदा भी शायद करेगा, जो उसकी जो जिस किस्म की अब इसराइल की पॉलिटिक्स हो गई है, तो फिर शायद दूसरे जो ममालिक हैं जो अभी शायद फेंस पे बैठे हों खत्ते के, वो भी इस तरफ आना शुरू होंगे। बट जो आपने इनकी जो स्टेटमेंट पढ़ी है ना कामरान, इसको अगर आप इसको 3 हिस्सों में अगर तकसीम कर लें कि एक तो ये शेयर्ड कमिटमेंट की उन्होंने बात की है कि कमिटमेंट दोनों तरफ से है। पाकिस्तान को अगर किसी खतरा हो सकता है, किससे हो सकता है? भारत से। इसराइल का आपने बता दिया कि इसराइल का जो खतरा है वो सऊदी अरेबिया के लिए या कोई यमन से किसी और मुल्क से भी हो, बट एसेंशियली यमन का जो क्वेश्चन वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है। यमन का भी वो क्वेश्चन नहीं है, ईरान का भी नहीं है, तो पीछे बचा इसराइल। दूसरी जो वो बात करें कि डेवलप एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, यहाँ पे लग ये रहा है कि अब पाकिस्तान ने एक उनको डिफेंस जो अम्ब्रेला वो प्रोवाइड कर दी, तो फिर जो पाकिस्तान की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है या आ सकती है। उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कि पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर आप दोनों की नीड्स देखें तो सऊदी अरब को ज़ाहिर है उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पैसों की उनके पास कमी नहीं है। उनको चाहिए इस वक्त सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि अभी तो अमेरिका उनको गारंटी देता था, लेकिन कतर के साथ जो हाल हुआ तो अरब ममालिक के अंदर तो अब एतमाद नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर रिलाय करें। पाकिस्तान को ऑन दी अदर हैंड एक उसमें जो एस्पेक्ट है कि मसलन जो तब्दीली अब आएगी, एक शिफ्ट आया है। पहले जब शिफ्ट आया था तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का ये आलम था कि इवन जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, वो उनकी बड़ा तेज़ी से टिल्ट टूवर्ड्स इंडिया बढ़ रही थी। पहलगाम जब हमला हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थे, अपना विजिट शॉर्ट करके वो वापस फिर आए और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि शायद दबे अल्फाज में, पब्लिकली तो नहीं, एक आध दफ़ा शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली कह भी दिया कि उस तरह की सपोर्ट जो हम अरब ममालिक से तवक्को कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, वो हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी और ये फ्रस्ट्रेशन प्राइवेटली हमारे यहाँ लोग उसका इजहार करते थे। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान जो बढ़ती कुर्बतें थीं। लेकिन ये जो अब तब्दीली आई है और अगर आप इंडिया का रिएक्शन भी देखें तो वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं और इसकी हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है, क्योंकि
अगर जो मई में सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे पे हमला किया था, अगर ये अग्रीमेंट हुआ होता पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो दिस मीन्स कि सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब इक्वेशन बन रही है। और शायद इसमें एक जो एलिमेंट है ना, आपने जिक्र किया था इजराइल का ब्लंडर, इंडिया का ब्लंडर, और इंडिया जो है रीजन के अंदर वो ईरान इजराइल वॉर है उसमें बड़ा एक डर्टी रोल प्ले किया उन्होंने, जिस तरह मुसाद के लिए उनके लोग काम कर रहे हैं और अभी भी पकड़े भी गए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी पकड़े फिर गए। मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। कतर में ऑलरेडी चंद साल पहले एक वाकया हुआ था, 9 उनके जो नेवी के अफसर हैं इंडियन, वो मुसाद के लिए काम कर रहे थे, उनको सजाए मौत हुई थी। बाद में कतर के अमीर ने खैर माफ कर दिया, लेकिन वो ब्रीच आ गया ट्रस्ट के अंदर। तो जो अरब ममालिक हैं वो भी समझ रहे हैं कि इंडियंस के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली इजरायलीज का ही फ्रंट है, तो कल हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। तो यहाँ पर अगेन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ये सारी चीजें हो रही है। इसमें एक जो आपने बात की थी ना, यहाँ पर पब्लिकली तो दोनों मुल्कों ने ज़ाहिर है मोहतात होते हैं, ये नहीं कहा। जो मेरी इत्तला है कि शायद जब इस अग्रीमेंट से मुतालिक कुछ थी कि जो वर्डिंग है उसके ऊपर पहले बातचीत हुई कि कोई न्यूक्लियर का हिंट दे दिया जाए, लेकिन जाहिर है कि वो फिर उसकी बैकलैश आ सकती है। लेकिन जो एक सऊदी ऑफिशियल है, अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर, रॉयटर्स को उन्होंने बताया जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। तो उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है सऊदी ऑफिशियल का। उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट दैट इनकम्पासेस ऑल मिलिट्री मीन्स, मीन कि उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं और किया। यही चीज फाइनेंशियल टाइम्स ने भी छापी है। उन्होंने मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है। सो लेट्स सी कि अब, क्योंकि ये बड़ा आप कह सकते हैं कि बोल्ड स्टेटमेंट है या एक्शन है ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अमेरिका भी इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, क्योंकि अगर इजराइल से इस वक्त खतरा है सऊदी अरब को, और इजराइल आपको पता है सबसे बड़ा इत्तेहादी है, वो अमेरिका सब कुछ छोड़ सकता है, जिसको आप अमेरिका सब कुछ छोड़ सकता है, इजराइल को नहीं छोड़ेगा। पार्टनर इन क्राइम जो इस वक्त है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो पैलेस्टीन के अंदर जो बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम आबादी को खत्म किया जा रहा है, तो अमेरिका उसमें बराबर का शरीक है इसराइल के साथ। आपने जिक्र किया था हमारे जो ताल्लुकात थे, हालत ये थी कि आपको याद है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, एक टाइम के ऊपर जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था वो हमसे प्री मेच्योरली वापस ले लिया था, और पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लेके सऊदी अरब को वापस किया था। और जिस तरह की कंडीशंस और जिस कंडीशंस थी वो अटैच करते। अब मैं ब्रेक पे जाने से पहले अभी हम इस पर डिस्कशन जारी भी रखेंगे। अब क्या मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि इसका जो बेनिफिट है, सऊदीज को तो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल लाइफलाइन सऊदी अरब हमेशा से रहा है, और इस मुआहदे का मतलब है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन और बढ़ेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आई एम श्योर कि इससे बूस्ट मिलना चाहिए। देखिए डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। ऑयल आपको जो है सप्लाईज आपकी सिक्योर होंगी, क्योंकि वॉर के अंदर जब खुदा ना खासा जंग होती है तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो फोर्सेस उनकी मोबिलाइजेशन, उनका वेपनरी के साथ साथ तेल आपके पास ज़खायर कितने हैं। तो इस केस के अंदर पाकिस्तान का दिफा, अब सऊदी अरेबिया का दिफा है, तो तेल भी मिलेगा और वक्त भी मिलेगा। बट एक चीज़ जो हाईलाइट कर रहा था, जो 2019-20 का वो जो वाक़या था जब उन्होंने हमसे पैसे वक्त से पहले वापस लिए, अब क्या सूरत है नाज़रीन, इस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोई $5 अरब का जो कर्ज है वो दिया, वो कैश डिपॉजिट की सूरत में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो $14.5 अरब के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है, उसमें $5 अरब सऊदी अरब का भी है। मैं कुछ रेट्स देख रहा था कि किस मुल्क ने पाकिस्तान को किस रेट के ऊपर जो दिया है वो कर्जा दिया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी है, चाइना की बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें उनके कमर्शियल लोन्स हैं, उनके कैश डिपॉजिट्स हैं, उनकी और फैसिलिटीज हैं, फिर एडीबी बैंक, कोई प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स की जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी भी लैंडिंग। जो मेरे सामने कुछ जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो सबसे सस्ता कर्जा पाकिस्तान को दिया हुआ कैश डिपॉजिट की सूरत में वो सऊदी अरेबिया ने दिया हुआ है। सऊदी अरब का जो $5 अरब है वो 4% सूद के ऊपर पाकिस्तान ने लिया हुआ है और फ्लैट रेट है कंपेयर टू दी अदर कंट्री। जो उसके जो डिनोमिनेशंस के साथ उन्होंने जो लिंक किया होता है, उसके मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स होते हैं बोरोइंग के, तो ये 1 साल का होता है, रोल ओवर होता है, जिसमें तकरीबन $2 अरब जो है वो मेच्योर हो रहा है दिसंबर 2025, अभी से 3 माह के बाद 4% के ऊपर। होपफुली वो भी अब रोल ओवर हो जाएगा, और उसके साथ मजीद जो $3 अरब का वो अगले साल जून में मेच्योर होगा, वो भी 4% के ऊपर है। तो इस वक्त जो कॉपरेशन हो रहा है, ये जो फैसिलिटी अभी भी बावजूद इसका कि माजी में जैसे भी हालात रहे हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हेल्प की। हमारी इस इशू के ऊपर डिस्कशन जारी रखिए, उसके साथ जो कतर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ उसके हवाले से बात कर रहे थे और पूरी दुनिया ने जो से रिपोर्ट किया उसका जो पस मंज़र है वो यही बता रहे थे। टाइमिंग पे बात हो रही थी कि ठीक चंद रोज़ के बाद जब इसराइल ने गैर मामूली तौर पर कतर के ऊपर हमले किया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये दिफाई मुआहदा किया है। तो इस तनाजुर में भी लोग इसे देख रहे हैं। हालांकि जो सऊदी हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका जो मुआहदे का किसी स्पेसिफिक इवेंट से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 2-3 साल से इसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी और फाइनली ये दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तय पाया है। लेकिन जाहिर है कि जब अगर इस तरह का कोई इंटेंशन होगी भी तो डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सी चीज़ें आप पब्लिकली कहते नहीं हैं। अब जो दूसरा हमने बात की कि ये जो मिडल ईस्ट के अंदर इतनी अर्जेंसी और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस में इजाफा हुआ है उसकी क्या वजह है? वजह वही है कि जो एक पूरा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था मिडल ईस्ट के अंदर और ये तमाम खास करके गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनका यही ख्याल था कि अंडर अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो इसराइल है या कोई और ताकत है कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं करेगी। अगर हमला करे भी तो ऑफ कोर्स अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा, लेकिन अमेरिका जब मदद के लिए नहीं आया तो फिर मामलात यहाँ पर ख़राब हुए और फिर इसी हफ्ते हमने देखा कि गैर मामूली इजलास हुआ। विद इन अ वीक 9 सितंबर को कतर के ऊपर हमला होता है और 6 दिन के अंदर ही 50 से ज़ायद जो मुस्लिम ममालिक के रहनुमा हैं वो दोहा में इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उसमें शिरकत की और उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगेन पाकिस्तान की अगर आप बात करें, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम दुनिया का मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे और तकरीर के बाद जो वहाँ अल जज़ीरा स्टेट रन कतर का टेलीविज़न है तो उसके एंकर ने यही कहकर मुतारफ़ कराया कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान इस हॉल के अंदर वाहिद वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी कि मौजूदा सूरत हाल में अब आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी कितनी अहमियत है। उसमें अगर आप इनफरादी तौर पर देखें, वो ईरान के प्रेसिडेंट की तकरीर हो, वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, तुर्की के प्रेसिडेंट हों, अगर उनकी तकारीर को अगर आप देखें तो बड़ी फायरी स्पीचेस की गई हैं कि इसराइल का बायकॉट कर देना चाहिए, इकनॉमिकली उसे कॉर्नर करना चाहिए। इराक के जो लीडर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नेटो की तर्ज के ऊपर मुस्लिम ममालिक को एक फोर्स कायम करनी चाहिए। बट जो इवेंचुअली जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें कोई इतनी जान नहीं। एक चीज के जो जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है वो उनका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो 6 ममालिक है और उसका वो जो डिफेंस जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करने की बात की कि बहुत सब्सटेंटिव पार्ट वही हमें नजर आया। बट इसमें एक चीज है जो देखने वाली है कामरान के, ठीक है इस वक्त जो भी सूरत हाल बन रही है ममालिक का इकट्ठे हो जाना, बैठ के बात करना, ये एटलीस्ट इट्स अ बिगनिंग। और ये सूरत हाल इसलिए डेवलप हुई कि जो कुछ इसराइल कर रहा है पिछले 2 साल से और जिस तरीके से अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की हमेशा से डिजायर रही है। एक टाइम था जब पाकिस्तान के अंदर कुछ हलकों के अंदर आपको याद होगा एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था इसराइल के लिए, लेकिन इसराइल की जो अपने उसके जो वॉर क्राइम्स हैं उसकी वजह से और फिर जिस किस्म से उसको सपोर्ट मिली है पाकिस्तान ने वॉर क्राइम की बात की है। इसी हफ्ते जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वैसे तो सब जानते थे कि यूएन का इंक्वायरी कमीशन है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब डिक्लेयर किया है जो उनकी फाइंडिंग्स हैं कि इसराइल बाकायदा तौर पर गजा के अंदर जेनोसाइड यानी कि नस्ल कुशी का मुर्तकिब है, क्योंकि 5 शराइत होती हैं कि किस पैमाने के, बड़ा कड़ा पैमाना है यूएन का और उसमें से 4 जो शराइत हैं उन पर इसराइल जो है पूरा उतरता है। तो इट्स अ सर्टिफाइड नाउ इज़राइल इज अ रोग स्टेट और जेनोसाइड वो कमिट कर रही है। ये इसमें जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, गालबन को 7-8 उनकी वहाँ पे रिकमेंडेशंस इस हवाले से जो इजलास हुआ, तो वो क्या रिकमेंडेशन ब्रीफली आप उसको एक्सप्लेन कर सकें और क्या उसमें से कोई फाइनल जो डिक्लेरेशन आया उसमें कोई इन्होंने शामिल की है या नहीं की? देखें, जो बिल्कुल उसका जो प्रेपरेटरी इजलास हुआ था एक दिन पहले जो समिट से पहले, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी को रीइटरेट किया। 7 बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने प्रपोजल दिए थे, उसमें जो बड़ा प्रपोजल पाकिस्तान ने दिया, एक तो अरब इस्लामिक यूनिटी की उन्होंने बात की, फिर इसराइल की अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि जो यूएन की मेंबरशिप है इसराइल की उसको मुअत्तल करना चाहिए और फॉर्मेशन ऑफ एन अरब इस्लामिक टास्क फोर्स। अब ये टास्क फोर्स क्या मिलिट्री होगी, किस तरह की होगी, इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन इसका जिक्र किया गया है ताकि इसराइल का मुकाबला किया जा सके। अब इसके हवाले से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया वहाँ पर और उनसे जब सवाल हुआ कि क्या नेटो की तर्ज के ऊपर इस तरह की फोर्स बननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, अगर हमने प्रैक्टिकली स्टेप्स ना लिए इस मौके के ऊपर तो फिर किसी की भी जो सलामती और सिक्योरिटी है
वो महफूज नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी यही तकरीर की कि तारीख हमें देख रही है कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और ज़बानी मजम्मत से काम नहीं चलेगी बल्कि आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो मुश्तरका एलामिया आया है शायद जो तवक्को की जा रही थी उसके मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि थोड़ा ज़रा करेज दिखानी चाहिए। लेकिन उसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये जो अरब और मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं इनकी जो डिपेंडेंस है ऑन अमेरिका इस कदर है कि शायद अगर ये ख्वाहिश का इजहार करना भी चाहें, दिल में ये चाहते भी हों कि ओवरनाइट चीज़ों को तब्दील करें, वो कर नहीं सकते, ग्रेजुअली हो सकता हो। और ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है ये उसी की एक कड़ी है। दूसरा ब्रेक पे जाने से पहले अब पाकिस्तान की सिफारतकारी की अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि पिछले चंद माह में हमारे अंदरूनी हालात, उस पर बहस हो सकती है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, लेकिन लगता ही है कि पाकिस्तान जिस चीज़ को भी हाथ लगाया है वो सोना बन गया है, एक्सेप्ट जो भारत के रफाल तैयारे हैं वो तो ज़ाहिर राख बन गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर बड़ी कामयाबियां मिली हैं। हर जो रीजन का मुल्क है उसके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, चाइना, रशिया, एंड मोर इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट वीक कई सालों के बाद अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये तवक्को की जा रही है शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। तो ये आई थिंक एक ऐसा फेज है पाकिस्तान का इस वक्त जो हालिया अगर आप देखें तो कभी हमें याद नहीं पड़ता कि इतनी ज़बरदस्त हमें आइदर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल और रीजनल सर्कमस्टांसेस, बट एट द सेम टाइम हमारी पॉलिसी भी है जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदे हो रहे हैं। बट लेट्स सी कि उस मुलाकात का आउटकम क्या निकलता है। लेकिन इन तमाम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद रोज़ में उस पर पर्सपेक्टिव लेने के लिए ब्रेक के बाद हमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या फ़वायद हैं दोनों मुल्कों को, रीजन और जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है उसका इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक चेयरमैन रहे हैं सेनेट की जो दिफाई अमूर की कमेटी है और रीजन की और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स का उसको बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका रद्द अमल जानना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, कितना सरप्राइजिंग है, एंड डोंट फॉरगेट कि ये मुआहदा उसी दिन हुआ है जब भारत के प्राइम मिनिस्टर की सालगिरह थी। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूज को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं, और शायद अगर आपने देखा हो कि मैं पिछले चंद दिनों से कह रहा था कि वी शुड गो फॉर अ ग्रैंड बार्गेन इन द मिडल ईस्ट, और मेरा मौकफ ये था, और ये मैंने जो नई सिचुएशन पैदा हुई थी कि पाकिस्तान को लेवरेज करना चाहिए अपनी मिलिट्री माइट, और जो हमारे गल्फ ममालिक के बरादरान है, मुस्लिम बरादरान, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और ये एक लेवरेज हो सकता है कि हम ऑफर करें अपने ट्रूप कंटिजेंट्स जिनको जरूरत है सिक्योरिटी के लिए, वेदर सऊदी अरेबिया और कतर, और इन ल्यू ऑफ दैट हम इकोनॉमिक रिलीफ और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के तरफ जाएं। विश लिस्ट में तो ये भी होगा कि आप अपने आपके इतने बड़े कर्जे हैं, कोई राइट ऑफ हो, फलाना हो, बट एनीवे ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन जो बनी हुई है उसमें जब अमेरिका ने बिट्रे किया कतर को, तो फिर इट वाज वेरी क्लियर कि जो भी अरब कंट्रीज ने दे विल लुक फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, और जब ये दोहा समिट कलैप्स हुई या फेल हुई या रिजल्ट नहीं निकला, इट वाज वेरी क्लियर कि अब आपको कोई नए तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कलेक्टिव इनिशिएटिव्स था कि कोई डिफेंस के लिए कर सके। फिर इसका कॉन्टेक्स्ट, एक तो अमेरिकन की रिलायबिलिटी इन डाउट, दूसरा जो नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्रोग्राम पर उसने क्लियरली कह दिया कि हम जब चाहें जिसको चाहे मार सकते हैं, नॉट जस्ट पैलेस्टाइन, नॉट जस्ट ईरान, नॉट जस्ट लेबनान और सीरिया और यमन, और कतर को भी जो अमेरिकन एलाय है, नॉन नेटो मिलिट्री एलाय, उसको हिट किया। और इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका ने दे गेव अ विंक एंड नॉड फ्रॉम वॉशिंगटन, आंख मारी थी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो ये फिर क्लियर हो गया, और पाकिस्तान ने फिर परफॉर्म किया है, जो इजराइल का बड़ा भाई है इधर इंडिया, उसको हमने वी गेव देम अ ब्लडी नोज लास्ट में, और वी टॉट देम अ लेसन। तो हमने शो कर दिया कि हमारे पास कुव्वत, हिम्मत, सलाहियत है कि हम अपना दिफा भी कर सकते हैं, और इस
पस मंजर में अपने दोस्तों का दिफा भी कर सकते हैं मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में सेनेटर साहब आपने बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप फरमा रहे हैं कि ये सरप्राइजिंग नहीं है। आपको याद होगा यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गालिबन इस किस्म की जो ऑफर थी ये आज से कोई 25-30 साल पहले भी की गई थी म्यूचुअल एग्रीमेंट करने की। तो उस वक्त ये चीजें क्यों मैच्योर नहीं हो पाई और अब क्यों हुई हैं? ये क्या सिर्फ कतर ही फैक्टर था या कुछ और भी इसमें अवामिल शामिल थे? देखिए जी, लेट्स सी द हिस्ट्री। दो कॉन्टेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है पाकिस्तान मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन मिडल ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा है पाकिस्तान सऊदी मिलिट्री रिलेशंस। 1982 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के दौर पहला एग्रीमेंट हुआ था मिलिट्री का पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का 1982 में, जिसके तहत पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपने ट्रूप स्टेशन करेंगे सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया का दिफा करेंगे। और 1983 में एक ब्रिगेड पोस्ट हुआ, जो एक ब्रिगेडियर जहांगीर करामत थे जो बाद में चीफ बने पाकिस्तान के लिए आर्मी के, ही वाज द ब्रिगेड कमांडर। फिर 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने गल्फ वॉर शुरू की, सऊदी पर हमले का खतरा था, हमने अपनी फौज फिर भेजी। सो वो एक हिस्ट्री है। दूसरा जो अरब इजरायली दो जंगें हुई हैं, अरब इजरायली वॉर्स 1967, हमने पायलट्स भेजे जॉर्डन एयरफोर्स के लिए और उन्होंने 2 जहाज इजरायली गिराए, ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम से। 1973 अक्टूबर वॉर, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब उसको थे। 67 में फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे। हमने पायलट्स भेजे जो सीरियन और इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए थे, और सीरियन एयरफोर्स वो अभी जिंदा है, ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब, उन्होंने 2 जहाज इजरायली कराए। सो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा है कि वी आर अ रिलायबल एलाई एंड पार्टनर। जो आपने जो बात की ईरान साहब की, वो यस पहले भी गुफ्तगू होती रही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट दोनों तरफ से, वो कहते हैं ना कि उसको विल नहीं थी। हम वी वर नॉट श्योर, हमारा बड़े पंगे लिए हुए थे अफगानिस्तान, इस खत्ते में हम फंसे हुए थे उन चीजों में। अफगान पॉलिसी ने हमें ड्रैग किया हुआ था इस खत्ते में पूरी तरह, और सऊदीज उस वक्त फिर भी इनकी उम्मीद लगाए हुए थे, किरण थी उम्मीद की किरण, कि अमेरिका बहादुर हमारा प्रोटेक्ट कर लेगा, अमेरिका हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। तो वो दोनों चीजें अब हो गई, हम अफगानिस्तान से आजाद हो गए हैं, इंडिया को हमने पैंटी लगा दी है, न्यूक्लियर पावर भी बन गए, यू बिकम अ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर इन द रीजन। और सऊदी अरेबिया को ये जो अब समझ आ गई कि जनाब आपका दिफा मगरब नहीं करेगा, और अमेरिका की पॉलिसी विल रिमेन। शायद साहब कता कलामी हो रही है, मुझे एक और जो इसमें वेरिएंट है वो ऐड करने दें, क्योंकि हमेशा हमारा एक जो चैलेंज भी रहा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कि तवाज़ुन मेंटेन करना है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हो तो ईरान नाराज़ होता है, ईरान के करीब जाएं तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था। लेकिन हमने देखा कि चीन ने जो कुछ अर्सा पहले मफाहमत कराई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उससे चीज़ें आसान हुई। एंड डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे से एक रोज़ पहले अली लारीजानी वो रियाज में मौजूद थे, उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। तो डू यू थिंक कि इसमें कहीं ना कहीं जो बिहाइंड द सीन चीन भी कोई रोल प्ले कर रहा है, उसने फील्डिंग सेट की है ताकि आपको पता हो कि असल एनिमी कौन है, और अब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ पब्लिकली इस तरह का दिफाई मुआहदा करना, उसको सेल करना आसान है, क्योंकि उसका टारगेट जो है कोई मुस्लिम दुनिया का मुल्क या ईरान वगैरह नहीं है बल्कि कोई और है। बिल्कुल सही है। इसमें जो आई थिंक द ईरान फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ईरान सऊदी रापोशमा 2023 में चाइना ने करवाई थी, उसमें वैसे तो हम पहले भी बड़ा बैलेंस करते रहे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, लेकिन वो अब ईरान एंड सऊदी अरेबिया आर एलाइज। और जब पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई ईरानियन एम्बेसडर के साथ जो पाकिस्तान में है, उन्होंने मुझे कहा कि हमें 2 मुल्कों ने हमारा साथ दिया है इजराइल के खिलाफ जंग में, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कैसे दिया? उन्होंने कहा उनका मैसेज आया फ्रॉम द किंग सलमान, और ये जो इनकी फोटो भी आई है, मोहम्मद बिन सलमान छोटा भाई है खालिद बिन सलमान, KBS डिफेंस मिनिस्टर, ये स्पेशली आया, आपको देखा होगा स्पेशल अनवय बन के इसने लेटर लेके आया फॉर द रेबर, सुप्रीम लीडर मिले इनको और एश्योरेंस दी कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं और सारा कुछ है, और पैलेस्टाइन इशू की भी बात की उन्होंने। तो वो एक फैक्टर है। और आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही आपने फरमाया, मैंने खुद देखा था कि अली लारीजानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, रेबर के खास बंदे हैं, ही वाज मीटिंग MBS, और वो अली लारीजानी इज द रियल की नेशनल सिक्योरिटी का खास बंदा है सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी साहब का। तो इसका मतलब है ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, और उसमें एक तीसरा फरीक जो है चाइना, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान,
very close friend of Iran and also a very close friend of Saudi Arabia. तो ये एक जो एक मुशाहिद साहब, आप चाइना को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जरा मुझे एक ये सवाल यहां पर करने दें, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की अब एक्सपेक्टेशंस भी है कि चीन एक दुनिया की बड़ी है, अभी जो मिलिट्री परेड भी हुई थी, जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ग्लोबल साउथ है, वो ये समझता है कि चीन को खुलकर आकर खेलना चाहिए, लेकिन चीन की वो पॉलिसी नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि चीन थ्रू पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, कि ये जो पाकिस्तान सऊदी मुआहदा है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना फैक्टर भी है कि ठीक है हम पाकिस्तान के थ्रू आपके साथ ऑपरेट करेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, मैं इसको नहीं समझता। चाइना की डायरेक्ट डायलिंग होगी है जी। आप देखें ना, लेट्स सी द लास्ट 3 इयर्स। 2022 में क्या हुआ? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक तारीखी दौरा किया सऊदी अरेबिया का, 31 गन सैल्यूट मिला, उनको रेड कार्पेट दिया गया। और उससे पहले 3 महीने पहले बाइडन गया था सऊदी अरेबिया, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, एंड ही डिड नॉट गेट अ 21 गन सैल्यूट, 31 गन सैल्यूट। उसको हाथ भी नहीं मिलाया उसने, क्योंकि कोविड भी था वो, और साथ उसकी बात भी नहीं मानी गई। तो चाइना ऑलरेडी हैज द डायरेक्ट इंग्रेस विद सऊदी अरेबिया, और उसी की वजह से बुनियाद बनी कि सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई 2023 में। फिर 2024 में आपने कहा ना कि ये चाइना खुल के नहीं खेल रहा। 2024 में उन्होंने 14 पैलेस्टीनियन फैक्शंस के लीडर्स को बुलाया बीजिंग, और पहली दफा एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात की गई पैलेस्टाइन के लिए। तो चाइना इज ऑलरेडी सॉफ्टली एंटर, उनका स्टाइल बड़ा, वो शोर नहीं जाते पर क्वाइटली एंटर करते हैं। तो वो जाहिर है इससे खुश बहुत है, और वो तस्कीन भी है, तसल्ली भी है, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है, और ये पहला एग्रीमेंट है 2 मुसलमान ममालिक के आपस के दरमियान डिफेंस के ऊपर। नॉर्मली हमारे एग्रीमेंट होते हैं डिफेंस के मगरब के साथ, फ्रांस, यूके, यूएसए, यूके, लेकिन ये आपस में मुसलमानों का हुआ है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि अब उन्होंने कहा है कि हम वेस्ट पर रिलाय नहीं करेंगे। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए कि यहाँ पे नाज़िम हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेनेटर साहब डिस्कशन जारी रहेगी। कुछ और भी अहम पहलू हैं इस मुआहदे के, उसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, एक और जो इंटरेस्टिंग, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़ा प्रोमिनेंटली रिपोर्ट किया है, और उसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने यही दिया है कि चंद रोज़ के बाद जब इसराइल ने कतर के ऊपर हमले किए थे और सऊदी अरब ने यह पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, तो एक सऊदी ऑफिशियल ने, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या ये जो मुआहदा है ये कवर करता है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो उस पर जो सऊदी ऑफिशियल हैं, जिनका नाम जाहिर नहीं किया गया, इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट दैट इनकम्पासेस ऑल मिलिट्री मीन्स। तो इसका मतलब है कि जो सऊदीज हैं वो कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अंडर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स है उस अम्ब्रेला के तहत आ गए, अगर हमारे ऊपर आप हमला करेंगे तो देन डोंट मेस विद अस। आप इसको कैसे रीड करते हैं? मैंने वो इंटरव्यू देखा है, रॉयटर्स की स्टोरी देखी है, मैंने सुबह देखी थी। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इंडिया स्पेसिफिक, इट्स अ रिस्पॉन्स टू इंडिया, एंड इट इज ओनली इन द साउथ एशियन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, देखे ना, वही जब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से डिफेंस एग्रीमेंट किया था तो किसी ने सवाल नहीं पूछा था न्यूक्लियर अम्ब्रेला का, हालांकि अमेरिका इज आल्सो अ न्यूक्लियर वेपन्स पावर। जब वो उन्होंने मुआहदे ऐसे किए विद डिफेंस के, विद इंग्लैंड या विद फ्रांस, वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो नहीं करते, हमारे ऊपर वो करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरेबिया का कोई न्यूक्लियर थ्रेट तो गालिबन फिलहाल तो कोई नजर नहीं आती किसी से, और ये एक डिफेंस पैक्ट है, डिफेंसिव पर्पस के लिए, टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। यस, इट एनहांसेस पाकिस्तान रोल एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और मैंने जैसे कहा कि जो फेलियर हुआ है अमेरिकन रिलायबिलिटी का, तो एक नया स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उनको मिल गया पाकिस्तान। लेकिन इट्स नॉट अबाउट न्यूक्लियर, इट्स अबाउट डिफेंस and peace, security and stability. सेनेटर मुशाहिद साहब, जब वो ये फरमा रहे थे सऊदी ऑफिशियल कि जी ऑल मिलिट्री मीन्स
तो ऑल मिलिट्री मीन्स का यहाँ पे मतलब क्या? और फिर सेकेंडली आप क्या समझते हैं कि अब अगर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सऊदी डिफेंस की, तो इन फ्यूचर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान के पास वहाँ पे कोई जंगी अड्डा हो, वहाँ पे हम कोई मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट, या एक बहुत ही फार फेस्ट ये बात है? अभी फार फेस्ट है बहुत, लेकिन अभी है स्टेशनिंग ऑफ ट्रूप्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स, मे बी एक्सचेंज ऑफ सम कन्वेंशनल एमिनेशन वगैरह जो हो सकता है, मे बी परचेज ऑफ, हो सकता है JF-17 थंडर हमसे ले लें, वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर, दैट इज पॉसिबल। और जो आर्म्स हैं हमारे, मुशाक जहाज तो पहले भी ले चुके हैं वो जो ट्रेनर हैं, तो वो चीजें हैं। तो अभी आई थिंक वी आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ऐसा कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल में। इसमें एक वार्निंग सिग्नल चला गया है आज के बाद कि जी डोंट मेस अराउंड सऊदी अरेबिया आल्सो, एंड सऊदी अरेबिया विल नॉट बी मेस्ड अराउंड, और सऊदी अरेबिया इज नॉट अलोन। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। और उसमें अच्छा मुशाहिद साहब, एक जो उसमें मजे की बात है जो इंडियंस का रिएक्शन है वो आपने देखा होगा कि इंडिया का जो रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने कहा कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इस तनाजुर में कर रहे हैं कि इसकी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। अगर आप लेटली देखें तो हमारा प्राइवेटली ये गिला भी था कि शायद जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब वगैरह है, वो ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं भारत के, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को शायद उस तरीके से अब वो प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट यू थिंक कि ये जो मुआहदा है, इससे जो ओल्ड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है वो रिवाइव हुई है, एंड इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया? मैं समझता हूं कि 1974 के बाद जब लाहौर इस्लामिक समिट हुई थी, को होस्टेड बाय मलक फैसल शहीद ऑफ सऊदी अरेबिया एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है पाक सऊदी रिलेशनशिप में, और वो हमारे जो रिलेशनशिप हैज बीन रिस्टोर्ड। इंडिया को ये तकलीफ है कि जो उनका सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है उसका सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान बन गया है। वो तो उनको हजम करना मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। हिंदुस्तान में और तल अवीव में, इंडिया इजराइल में तो सफे मातम होगा कि जनाब ये तो डे ऑफ मॉर्निंग है, हम कहां पहुंच गया, क्या हो गया। और इतने पाकिस्तान की तो रीजनल स्टैंडिंग बढ़ गई है, पोजीशन बन गई है, वी आर नाउ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर इन द रीजन, तो वो तो बहुत तकलीफ होगी। तो वो जो आपने बात की थी ना, कुछ खदशात थे, कुछ इबाम था, वो खत्म हो गया है अब पाकिस्तान सऊदी रिलेशन एंड सऊदी पाकिस्तान टाइज के हवाले से। वो किंग फैसल की मुझे याद आ गई। शुक्रिया मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। और उसमें आई थिंक ये जरूर क्रेडिट देना चाहिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि पहलगाम हमले के बाद अगर वो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर ना करते तो उन्हें पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा ना होता, और जब पाकिस्तान की ताकत का उन्हें अंदाजा हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रफाल तैयारे और बाकी उनके फाइटर जेट्स गिराए, तो दुनिया को भी पता लगा कि यार हम तो पाकिस्तान को बड़ा आसान ले रहे थे, शायद मुआशी तौर पर या इंटरनली बड़े कमज़ोर हैं और भारत तो इनको 1 मिनट में ही चटका देगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया तो शायद जो हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी थे वो भी हमें इतनी अहमियत नहीं देते थे, अब उन्होंने भी हमें अहमियत देना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।